हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। यस, आज के सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम हमारे जो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है, जो प्रैक्टिकल सम्स है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में काफ़ी सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हो गए जो बहुत ही ईजी हो गए। तो मैं आपको जैसे ही सॉल्व कराऊंगी उसके साथ साथ मैं बता दूंगी कि यार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे जाते हैं कि नहीं। यस श्योर, एग्जाम्पल के लिए हम इजी एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए, बट एग्जाम में तो थोड़े ऑफ कोर्स अप लेवल के एग्जाम्पल आते हैं। तो ज़रूर उस टाइप के हम सम सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस मैन्युअल हमारी जो है, यानी कि हमारा जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो उसमें जितने भी प्रैक्टिकल सम दिए हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। एमसीक्यू में पूछे या फिर डिस्क्रिप्टिव और 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स में पूछे तो यस हमें वो सॉल्व करना आना चाहिए। और वो भी अगर मॉड्यूल में से हो तो डेफिनेटली आना ही चाहिए। ठीक है। तो फटाफट से सब लोग ज्वाइन हो जाओ, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। रेशियो में देखते हैं कुछ बाकी है तो, और फिर हम उसके प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, मॉड्यूल ओपन कर लो, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग हमने देख लिया। कंपैरिजन है रेशियो टू क्वांटिटीज टू सेम काइंड एंड सेम यूनिट के होने चाहिए। हमने एग्जांपल भी लिखे थे, मैंने आपसे लिखवाए थे। एंड एक मोस्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, कंपलसरी है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि प्लीज प्लीज यहाँ पे मैं मॉड्यूल में से आपको पढ़ाऊँ, साइड में मैं आपको प्रैक्टिकल समझाते जाती हूँ, बट ये तो मेरे पास मॉड्यूल है। आप अपनी नोटबुक में जरूर ये सब लिखना। जो मैं आपको देती हूँ डेफिनेशन, तो मीनिंग आपको लिखना है। उसके बाद मैंने आपको जो एग्जाम्पल देती हूँ वो भी लिखवाया है मैंने, वो आपको उसे नीचे लिखना है। फिर प्रॉपर्टीज है, एवरी प्रॉपर्टीज है जो रेशियो की। दो प्रॉपर्टी है तो उसके साथ साथ मैंने दोनों के दो दो एग्जाम्पल भी आपको दिए थे साथ में, तो वो भी आपको प्रॉपर्टीज लिखना है और उसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखना है, ताकि एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में कहना क्या चाहती है। प्रॉपर्टीज के वर्ड्स मॉड्यूल में से लिखना, ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जो वर्ड्स होंगे, जो टेक्निकल टर्म्स वो यूज करेंगे वो मॉड्यूल के ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल कॉमन लेमैन लैंग्वेज में आपको सिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ, बट एग्जाम्पल में टेक्निकल टर्म्स मॉड्यूल के ही आएंगे। ठीक है। इनवर्स रेशियो है तो वो लोग अलग अलग इसके नाम है, रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं उसको, तो वो भी वो यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने मॉड्यूल देखी है, लिखा है खुद के वर्डों में, तब आपको पता चलेगा कि यार इनवर्स रेशियो को रेसिप्रोकल रेशियो भी बोलते हैं। वो साफ साफ मॉड्यूल में लिखा है। तो जब लिखोगे, मॉड्यूल देखोगे, लिखोगे, तभी याद आएगा एग्जाम में। ठीक है। तो एग्जाम में लिखना आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। ऑफ कोर्स लिखा हुआ खुद के वर्डों में जब आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में वही पढ़ना है। ठीक है। मॉड्यूल देखोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे एग्जाम पे टाइम में कि इतने सारे पेजेस पढ़ने हैं। स्टार्ट प्रॉपर्टीज भी देखनी है। प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज थी, क्या थी? सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तो रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दो रेशियो को कंपेयर करना है तो उसका जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, उसको सेम करना बहुत ही जरूरी है, चाहे फिर उसको डिवाइड करना पड़े या फिर मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर रेशियो है इक्वालिटी नॉन इक्वालिटी, थोड़े से रूल से देख लेना। ए इज इक्वल टू बी है तो उसको इक्वल रेशियो बोलेंगे, ए ग्रेटर देन बी है तो उसको ग्रेटर इक्वालिटी बोलेंगे, एंड ए लेस देन बी है तो लेसर इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है। ये हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। फिर टाइप्स ऑफ द रेशियो, इनवर्स रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं ए डिवाइड बाय बी, फिर उसको बोलेंगे बी बाय बी लिखते हैं तो ज्यादा आपको आइडिया आएगा। सॉरी, यस यहाँ पे स्क्रोल नहीं हो रहा था, है ना? कोई बात नहीं, अब स्क्रोल होगा।
ठीक है, रेशियो के डेफिनेशन पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। फिर ये है ये बाजू में जितने भी है एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है, तो ज़रूर फ्रेंड्स एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग चला के देख लेना कि यस ये सारे एग्जाम्पल आपने बाजू में लिखे हैं कि लाइक डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, कंपाउंड रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर है, टेंशन मत लो। ये सारी चीजें अभी मैं आपको समझाने जाऊंगी तो इतना मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब ये सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। ये सब कुछ ठीक है। अभी प्रपोजल स्टार्ट हो गया है, एक काम कर लेते हैं। प्रपोजल बहुत ही छोटा है, डेफिनेशन है, उसके कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज है। क्योंकि यस यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ दोनों के प्रैक्टिकल मिक्स है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के। देन उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन भी साथ में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके टाइप पे रूल्स है। एंड फिर नीचे स्टार्ट हो गए हैं एमसीक्यू, यानी कि हमारे जो सम है वो स्टार्ट हो चुके हैं इलस्ट्रेशन। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और प्रपोजल सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। गॉट इट? आर यू रेडी? कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। रेशियो तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। मुझे ऐसा था कि यार नीचे प्रैक्टिकल है, बट कोई बात नहीं, प्रपोजन है उसके बाद है प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले प्रपोजन कंप्लीट कर देते हैं और फिर दोनों साथ में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो ढूंढने जाओगे तो टाइम ज्यादा रहेगा, है ना। देख लिए एक बार, परफेक्ट। कोई चीज में डाउट है रेशियो में तो अभी बोल दो, फिर हम प्रपोजन स्टार्ट करेंगे। कमेंट करो। डाउट है अभी कोई भी? देख लो, फिर बीच में आपको याद आएगा कि यार मैम यहाँ पे मुझे डाउट था, है ना। तो ये सारी चीजें एडवांस में पता होना बहुत ही
जरूरी है। गॉट इट? रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सारी जो टाइप्स है, प्रॉपर्टीज है, उस पे ही प्रैक्टिकल आएंगे। मैं आपको ही पूछूंगी कि यार इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, तो आपको आना चाहिए, है ना। है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड कहाँ पे, यस ये रहा। स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन थोड़ा सा रेशियो के रिलेटेड ही है, तो कोई बात नहीं, जो भी आपने रेशियो में पढ़ा थोड़ा सा यूजफुल होगा, ठीक है, उस तरह ही है। सबसे पहले प्रपोर्शन, प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, इफ टू रेशियो आर इक्वल देन वी कैन से दैट टू रेशियो आर इन द प्रोपोर्शन। इन अदर वर्ड्स द फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर से टू बी इन प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, जब भी ऐसा वर्ड यूज होता है या फिर ऐसा वर्ड यूज होता है कि टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, तो फ्रेंड्स उसको ऐसे लिखा जाता है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ब्लू ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि नया स्टार्ट हुआ है ना। यार यहाँ पे बहुत ही यस ये क्लीन है, तो यहाँ पे ज्यादा मजा आएगा समझाने का, आपको समझ में भी आएगा, है ना। यस यहाँ पे ठीक है। कोई भी रेशियो दो है जो दोनों प्रपोर्शन में है, फ्रेंड्स लेट्स से ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, तो उसको ऐसे लिखा जाता है कि ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, यानी कि ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तभी हम ये इज इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे लिखते हैं। और ए इज टू बी और सी इज टू डी को हम कैसे प्रपोर्शन में सिंबल में लिखेंगे, उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ए इज टू बी ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे सी इज टू डी दोनों रेशियो को लिख दिया, आर इन प्रोपोर्शन यानी कि ऐसे लिखेंगे, दो डॉट्स। समझ में आया? जैसे ही इज टू लिखे थे ऐसे ही लिखना है, बट बीच में ऐसे दो डॉट्स बनाने हैं, तब उसे प्रपोर्शन में बोलते हैं। सिंपली हमें सिंबॉलिकल जो सिंबल है वही अलग है, बाकी एस टू सेम रेशियो में था वही है। ए इज टू बी सी इज टू डी आर इन प्रपोर्शन, दोनों के बीच में से। समझ में आ गया? सिंबॉलिकल वे में ऐसे लिखा जाता है। आगे क्या लिखा है, फर्स्ट एंड लास्ट टू क्वांटिटीज, यानी कि ए एंड डी आर, यानी कि यहाँ पे नामकरण भी हो चुका है फ्रेंड्स। ए और डी है, इन दोनों को एक्सट्रीम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट बोलेंगे एक्सट्रीम, एंड सी एंड बी को बोलेंगे मिडल के जो है उसको बोलेंगे मीन्स। क्या बोला जाता है, मीन्स। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ए एंड डी आर एक्सट्रीम एंड मिडल टर्म्स बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, यानी कि बीच में मिडल की जो है बी एंड सी उसको मीन्स बोला जाता है, और ए डी है जो फर्स्ट एंड सेकंड उसको लास्ट है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम्स। समझ में आ गया सिंपली? तो फ्रेंड्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी,
सी इज इक्वल टू डी, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो उसको ए सी ए डी इज इक्वल टू बी सी ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ में आया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और इन दोनों मिडल टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो तो दोनों का सेम होगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिखा है, सुनो, तो फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि ए डिवाइड बाय बी, सी डिवाइड बाय डी, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है। कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। फ्रेंड्स, कॉन्वर्स यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का टेक्निकल वर्ड यूज किया है, उसका सिंपल मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ये है a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, यानी कि ए डी दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड बी सी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो दोनों का सेम ही होगा। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। समझ में आया? यहाँ पे लेट्स से 2 डिवाइड बाई 3 एंड 4 डिवाइड बाई 6, तो फर्स्ट एंड लास्ट है, यानी कि 2 6 का मल्टीप्लिकेशन करो एंड मिडल दो टर्म है 3 इंटू 4, तो यहाँ पे 6 इंटू टू टू इज इक्वल टू 12 एंड 3 इंटू 4 यानी कि 12। समझ में आया? 12 12 यानी कि दोनों सेम है। समझ में आ गया? एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन्स, सिंपल ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ गया? एक्सट्रीम्स दो टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू मिडल के दो टर्म है, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 6, यानी कि 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 एंड 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे दोनों का जो वैल्यू है सेम आया। समझ में आया? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। अब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन एंड सिंपल प्रोपोर्शन में एक चेंज है, वो समझना बहुत ही जरूरी है, डिफरेंस है वो समझना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यस, अभी यहाँ पे हमें मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, कि कंटिन्यूअस जो प्रपोजन है सिंपल प्रपोजन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सिंपल प्रपोजन की बात करें तो सिंपल प्रपोजन मैंने आपको अभी समझाया जस्ट बिफोर 2 मिनट्स, कि सिंपल प्रपोजन में दो रेशियो है, यानी कि दोनों रेशियो सेम है, तो उसको कैसे लिखे जाएंगे? ए इज टू बी इन प्रपोर्शन सी इज टू डी। समझ में? अगर सिंपल है तो ऐसा लिखा जाए, बट कंटिन्यूअस प्रपोजन है तो यहाँ पे लिखा है, देखो, इफ थ्री क्वांटिटीज यानी कि ए बी एंड सी such that a is to b is equal to b is to c, then we can say that these three quantities are in continuous proportion. if three continues are if three quantities are in continuous proportion, then we can get b square is equal to ac। अभी ये भी समझाती हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कैसा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है, ए बी एंड सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, तो फ्रेंड्स उसको ऐसा लिखेंगे, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी, सी डिवाइड बाई डी, डी डिवाइड बाई ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में यहाँ पे तो ए बी एंड सी लिखा है, इसलिए यहाँ पे इतना ही आएगा। बट जब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो मैं आपको समझा दूं कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड, यानी कि यहाँ पे ये दोनों हर वक्त सेम आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ई डिवाइड बाई एफ, एफ डिवाइड बाई, देखा ऐसा कंटिन्यूसली आ ही जाएगा और ये हर बार
कट होता जाएगा और ये इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है इसकी वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये था सिंपल प्रपोजन और ये है कंटिन्यूस प्रपोजन। कंटिन्यूस प्रपोजन वो कंटिन्यूस ही रहता है। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, यानी कि अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैं आगे का जो मैंने लिखा वो रब कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी आर इन प्रपोजन, तो वो कैसे लिखना है वो हमें लिखना आना चाहिए। तो ये हम लिखेंगे a डिवाइड बाय b एंड b डिवाइड बाय c आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, इसलिए ये दोनों सेम आए। समझ में आया? इसको कैसे लिखते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये इधर जा जाएगा तो b इंटू बी यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा और a c हो जाएगा। समझ में आया? b इंटू बी और a इंटू सी होगा। समझ में आया? ये भी यहाँ चला जाएगा और c यहाँ पे डिवीजन में हो तो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा। समझ में आएगा? ऐसा आएगा। तो उसको सिंपल अच्छे से वैल्यू में ऐसे लिखा जाता है b इज इक्वल टू ए सी। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू सी ए सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अभी हम समझते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत ही ईजी लिखा है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये जस्ट समझने के लिए बहुत ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम में आता ही नहीं है। ठीक है, अभी समझ लो। 3 6 12 आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, कैसे, तो 3 डिवाइड बाई 6 यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे, देखो लिखते हैं 3 डिवाइड बाई 6 एंड 6 डिवाइड बाई 12, तो कैसे लिखेंगे 6 इंटू 6 यानी कि 36 और 12 इंटू 3 उसका भी मतलब सेम हुआ 36। समझ में आया? 36 इक्वल टू 36 यानी कि यहाँ पे प्रूव हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? प्रोपोजन सिंपल ऐसे लिखा जाता है और कंटिन्यूस ऐसे लिखा जाता है, बी स्क्वायर ए सी हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड की है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि बी स्क्वायर ए सी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। फर्स्ट एक्सट्रीम और मीन्स दोनों सेम होते हैं, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी फॉर्मूला से प्रूव हो चुका। समझ में आया? यस, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बेसिक रूल्स है प्रोपोर्शन यानी कि टाइप्स टाइप के ही है, तो ये भी समझ लो बहुत ही अच्छे से। प्रैक्टिकल सॉल्व करने के टाइम ये बहुत ही हेल्प में आने वाला है। तो सबसे पहला है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो यानी कि नाम में ही उसका मतलब है इन्वर्टेंडो यानी कि इन्वर्स। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ए और बी है और सी डिवाइड बाय डी है, तो इन्वर्टेंडो में हम करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, रिवर्स करना है, इन्वर्स करना है, यानी कि ए डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय डी। समझ में आया कैसे? समझ में आया? ये दोनों को इन्वर्स कर दिया, ए के नीचे ये सी लिख दिया और बी के नीचे ये डी लिख दिया, इन्वर्स कर दिया, ए डिवाइड बाई सी एंड बी डिवाइड बाई डी। समझ में आया? पहले ऐसा था, अब इन्वर्स किया तो ऐसे हो गया। समझ में आया? ये दोनों का बना दिया रेशियो और बी और डी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का रेशियो बना दिया। समझ में आया? इन्वर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दिया। गॉट इट? अब सेकंड पे मूव हो रहे हैं कि ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या करना है, दोनों टर्म को ऑल्टर करना है। क्या करना है? ऑल्टर। ये सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती हो गई, मॉड्यूल में गलत लिखा है। यस, ये मुझे पता था बट अभी देखते ही इन्वर्स करना है फ्रेंड। सिंपल यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी एंड सी डिवाइड बाई डी है,
तो यहाँ पे सिंपल आप हमें रिवर्स करना है b डिवाइड बाई a एंड d डिवाइड बाई c। समझ में आ गया? सिंपली हमें इनवर्स करना है दोनों टर्म को। समझ में आया? बहुत इजी है ये। सॉरी मैंने ऑल्टरनेटिव समझा दिया। और जो मैंने अभी समझाया है कि ऑल्टर में दोनों टर्म को ऑल्टर करना है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रेशियो बना देंगे, यानी कि ये दोनों अल्टर कर देंगे a डिवाइड बाई सी एंड b डिवाइड बाई d। समझ में आ गया? वर्ड्स को न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ले लिया। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या किया, इनवर्ट टेंडो यानी कि इनवर्स किया, ऊपर नीचे उल्टा से उल्टा कर दिया। न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर बना दिया। ऑल्टरनेटर में क्या किया, ए बी इज इक्वल टू सी डी था, तो यहाँ पे ये दोनों का और ये दोनों का रेशियो बना दिया, ऑल्टर कर दिया, a डिवाइड बाई सी b डिवाइड बाई डी। समझ में आ गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडे में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली न्यूमरेटर को प्लस कर देना है, यानी कि जगह मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे अच्छे से आप लिख पाओ ना, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, कॉम्पोनेंट का सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे a डिवाइड बाई b एंड b c डिवाइड बाई d है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस एंड देन एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस एंड एज इट इज डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? a प्लस डी, यानी कि सिंपली हमें कैसे लिखना है, a प्लस बी इज टू b इज इक्वल टू c प्लस d इज इक्वल टू d। समझ में आया? यहाँ पे भी लिख देती हूँ क्योंकि जब आप लिखोगे तब आपको कंफ्यूजन होगा। a प्लस बी इज टू b इज इक्वल टू c प्लस d इज इक्वल टू d। ऐसे होगा कॉम्पोनेंडो। समझ में आ गया? सिंपली ऊपर हमें प्लस करना है और नीचे एज इट इज लिखना है। समझ में आ गया? डिविडेंडो में सेम करना है बट माइनस करना है, यानी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज। समझ में आ गया? बहुत इजी है। समझ में आ गया? सिंपली कंपोनेंडर में प्लस करना है, डिविडेंडो में माइनस करना है। अब दोनों का मिक्सर करना है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ऊपर कंपोनेंडो एंड नीचे माइनस करेंगे डिविडेंडो, ऊपर कंपोनेंडो नीचे माइनस करेंगे। जब दोनों होगा तब ऊपर नीचे होगा प्लस माइनस, और एक सिंगल होगा तो दोनों ऊपर ही होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बट ऊपर न्यूमरेटर में होगा। समझ में आ गया? यानी कि a प्लस बी इज टू a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d इज टू c माइनस d। फ्रेंड ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल आने वाला है। ए बी ये सारे आने वाले हैं, बट ये देख के लगता है कि इस टाइप के एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, सम प्रैक्टिकल सम, सॉरी। तो जरूर याद रखना, ठीक है? टेंशन मत लो, जब समय आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगी। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको समझाने जाऊंगी तो फ्रेंड्स आपको यार ऊपर से बाउंस होगा। तो इट्स बेटर कि मैं आपको प्रैक्टिकल सम उसके ऊपर ऐसे ही प्रैक्टिकल आएंगे और आप फटाफट से सॉल्व करोगे। मैं डेफिनेटली आपकी श्योरिटी लेती हूँ, बट एक बार मुझे सम आपको सॉल्व करवाने दो, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अभी थ्योरम समझाने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? तो फ्रेंड्स प्रपोजन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देख लेती हूँ कुछ बाकी तो नहीं है ना, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं थ्योरम के बाद कुछ है कि नहीं। ठीक है, इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हम इसके बाद प्रैक्टिकल एंड यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम्स, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए आप प्रपोजन एंड अगर टाइम मिले थोड़ा ज्यादा तो 2 मिनट आप फटाफट से रेशियो भी आप रिवाइज कर लो। बट सबसे पहले अभी प्रपोजन समझा है, उसका डेफिनेशन, सिंबॉलिकल, एक्सट्रीम किसे बोला जाता है, बी स्क्वायर रिजल्ट एसी कैसे होता है, मीन्स किसको बोलते हैं, उसके जो रूल्स हमने देखा, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेटो, तो ये सारी चीज आप देख लो एक बार। ठीक है, एग्जाम में अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में भी काम आएगा, और अभी हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो नीचे थ्योरम है, उसकी टेंशन मत लेना, थ्योरम मैं आपको समझा दूंगी प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, पढ़ लिया प्रपोजन की डेफिनेशन, है ना, यहाँ पे ही मेन है सब कुछ। मैं आपको बीच में लाके दे रही हूँ पूरा पेज, तो आप ठीक से पढ़ पाओ। स्टार्ट, लिख लो, लिखना भी बहुत जरूरी है, अगर साइड में आपको एग्जाम पे लिखना है तो वो भी लिख लो शांति से। और पढ़ने में कोई भी डाउट आए तो जरूर पेंडिंग मत रखना, डाउट आए तो डाउट कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, म्यूट कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, आपके सारे चैट्स में पढ़ूंगी, और आप फटाफट से ये एग्जाम्पल एंड सब कुछ देख लो। ठीक है, एक बार पढ़ लो।
डन, हेमकेश, श्रुति, कुशल, पढ़ लिया अच्छे से। यहाँ पे डाउट आया कि थ्योरम हमें लॉग याद करना होगा। आपको याद करना नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल उसके बेस्ड, प्रैक्टिकल थ्योरम के बेस्ड बहुत आएंगे, तो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। उसको अलग से याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गॉट इट। पॉइंट्स भी आगे है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर करके था रेशियो में, तो वो भी प्रैक्टिकल की बेस पे है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल सम में वो सारी चीज कवर हो जाएगी, तो डोंट वरी। एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट्स आपका मिस नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट कर दूं प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे क्या है, प्रपोजन के बाद इलिस्ट्रेशन दिए है, सॉल्यूशन के साथ दिया है, 6-7 है, एक है, दो है, तीन है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने इलिस्ट्रेशन है। तो फ्रेंड्स आज तो ठीक आप नहीं कर पाओगे, बट हमारे ये प्रॉब्लम्स एंड ये सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगी, तो 5-6 जितने सॉल्व मैं करवाऊंगी, उसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे ये प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना है, कैसे प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो आप ये इलिस्ट्रेशन आप घर पे ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो श्योरली मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ये सारे जो एग्जाम्पल है 10, वो सारे मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा दूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बढ़िया वहां पे सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। गॉट इट, सबको क्लियर है? क्योंकि इलिस्ट्रेशन क्या है फ्रेंड्स, कि उसके एग्जाम्पल और उसके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो इतना मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल समझाती हूँ, तो फिर आप घर पे जाके ये इलिस्ट्रेशन करना, ऑटोमेटिक आपके आंसर आएगा, और आप देख लेना कि कहाँ पे गलती है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आई एम हियर फॉर यू, 10 एग्जाम्पल करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आंसर दिए हैं, बट कैसे सॉल्व करना है वो नहीं दिया। आंसर है 50-30। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन, द सन इज 5:3। Then at 10 years hence, the ratio would be 3:2. Then find the present age. सबसे पहली चीज हमें फाइंड क्या करना है, वो हमें पता होना बहुत ही जरूरी। प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है फादर एंड सन की। फादर एंड सन की यहाँ पे लिखा है 10 years hence, यानी कि सॉरी जूम हो गया। ठीक है, फादर एंड सन की यहाँ पे 5:3 रेशियो में उनकी एज है, और लिखा है कि 10 years hence द रेशियो वुड बी, यानी कि 10 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो 5:3 में से 3:2 हो जाएगा। तो आज उनकी एज क्या है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, मैं एक प्लेन पेज ओपन करके रखती हूँ। शिट, क्लोज द प्रोग्राम आ चुका है।
ठीक है, नया पेज ले लेती हूँ। ब्लैंक पेज में ले लेती हूँ फ्रेंड्स। आप मॉड्यूल ओपन करना, सम वहां से मैं पढ़ूंगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगी। कैल्सी नहीं है तो कैल्सी लेके आ जाओ, 1 मिनट का वक्त देती हूँ। कैल्सी की जरूरत सख्त पड़ेगी। आ गए सब लोग? मैं भी ले लेती हूँ, मुझे भी कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। कैल्सी आंसर 1। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? 5:3 उनकी एज थी प्रपोर्शन में, 5:3। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एज को यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, एज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तो प्रपोर्शन में दिया है, तो यहाँ पे उनकी एज को हमें एक्स यहाँ पे हमें प्रिज्यूम करना है। एवरी सम में फ्रेंड्स जो भी ढूंढना है वो नहीं दिया होगा, तभी तो वो हमें फाइंड करना है, तभी तो वो इक्वेशन बनाए। तो उसको सबसे पहले एक्स जो है ऐसा एज्यूम कर लो। हमारा अल्फाबेटिकल न्यूट्रल एक्स है, वो ऑलवेज आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले 5:3 में है रेशियो में, तो 5x डिवाइड बाई 3x हो चुका है। अब 10 साल के बाद उनका रेशियो होने जाने वाला है 3/2, यानी कि 5x जो एज है उसमें 10 साल ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये 10 साल बाद का प्रोपोर्शन है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या उनकी एज है? 5x प्लस 10, वो उनकी एज है। एंड नीचे सन की एज है 3x प्लस 10, और उनका प्रपोजन रहने वाला है 3/2 आफ्टर 10 years। तो आज की हमें उनकी एज फाइंड करनी है, यानी कि एक्स फाइंड करोगे तो ऑटोमेटिक उनकी एज मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये इक्वेशन समझ में आया? पर फिर से एक बार मैं इक्वेशन पढ़ लेती हूँ। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 5:3, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है 5:3 रेशियो है, 10 साल पहले का यहाँ पे है, और उसमें 10 साल ऐड करेंगे तो उनका रेशियो बन जाएगा 3/2, यानी कि एक्स हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, तभी उनकी एज होगी। समथिंग एक्स कुछ है, उस पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें 10 साल ऐड करोगे तो आज की उनकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। समझ में आ गया? सॉल्व करते इक्वेशन को, 2 को इस साइड लाते हैं ऊपर, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 5x+10 उनकी कुछ एज है फादर की, और इसको इस साइड ला देंगे, 3 डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3x+10। समझ में आया? 5 × 10 10x, 10 × 10 20, 3 × 3 9x+30, 10x 9x को इस साइड ला देंगे तो 10x माइनस 9x, 20 उस साइड चला जाएगा, 30 माइनस 20, यानी कि 10 माइनस 9x x, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x का आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे उनकी जो एज है उसमें यहाँ पे लिख देते हैं 5x फादर की एज है, यानी कि 50, एंड 3x+10, सॉरी +10 नहीं है, खुद रेशियो के लिए हेल्पफुल, 3+10 इज इक्वल टू 30, यानी कि 50:30 फादर एंड सन की एज है।
देख लेते हैं आंसर है, परफेक्ट आंसर है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे फाइनल में ये क्वेश्चन पूछा था 1984 में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था फाइनल लेवल पे। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है, आपने तो फाउंडेशन में ही पढ़ लिया। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो बोलो फ्रेंड्स। सिंपल, हमने एक्स एग्ज्यूम कर लिया कि ये एज है 5x+10, 10 साल के बाद का रेशियो दिया है 3/2, और क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेजेंट एज यानी कि आज कौन सी डेट है, एज है। तो एक इक्वेशन बना 5x+10 = 3/2, 3x+10। 2 इधर साइड गया, ये पूरा इक्वेशन इधर ऊपर गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इक्वेशन सॉल्व किया, x का आंसर है 10। x की वैल्यू जो आई हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दी, 5x जो प्रेजेंट की एज है। अगर 10 साल के बाद पूछा होता ना फ्रेंड्स क्या एज होती, तो हम क्या करेंगे, 5x+10, जो भी 50+10 है उसमें 60, और 30+10 40 आ जाता। हम 10 साल ऐड कर देते, बट यहाँ पे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज। समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, लिखना है तो लिख लो फटाफट। एक मिनट का वक्त दे रहे हो, लिख लो, फिर सेकंड सम सॉल्व करते हैं। लिख लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, मॉड्यूल में देखना, आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में से देखो। सबसे पहले क्या लिखा है, द मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। 2 पर्सन है, उनकी रेशियो है जो सैलरी की वो 3/5 यानी कि 3:5 है। समझ में आएगा। फिर आगे लिखा है, इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹20 इन सैलरी, then the ratio is after that altered 13:21। then हमें फाइंड क्या करना है, रिस्पेक्टिव सैलरी हमें फाइंड करना है। आंसर भी दिया है, सो क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पे 2 पर्सन है, उनकी सैलरी पूछा है कि वो 3:5 में है। 3:5 यानी कि 3x एंड 5x, हम उसको सैलरी फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि अगर उसमें 20 रुपीज का इंक्रीज आएगा तब उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 13/21। यानी कि अभी जो उनकी सैलरी है 3x रेशियो में, यानी कि 3x उनकी सैलरी है, उसमें 20 रुपीज का इंक्रीज आएगा तब उनका रेशियो हो जाएगा 13/21। समझ में आई इक्वेशन। फटाफट से कमेंट करो, ये इक्वेशन समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन की तरह है सेम, 3:5 अभी उनका रेशियो है, उसमें ये सैलरी है तो सैलरी को हम एज्यूम करेंगे x, 3x 5x, हमने सैलरी एज्यूम की 2 पर्सन की, उसमें 20 रुपीज का इंक्रीज यानी कि +20, अभी की जो सैलरी है एज्यूम की है 3x, उस पे 20 इंक्रीज, तब उनका रेशियो बनेगा 13/21। तो अभी उनकी सैलरी क्या है वो हमें फाइंड करनी है। समझ में आया। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सिंपली, 21 इधर आ जाएगा,
3x plus 20 is equal to 13 into 5x plus 20. बहुत easy है. 21 into 3 63x plus 20 यानी कि 420 is equal to 13 into 5 65x plus 260 आएगा. ये 63 इधर जाएगा यानी कि 420 260 इधर साइड माइनस में आ जाएगा. समझ में आया? 420 में से 260 जाएगा तो क्या आंसर आएगा? मुझे फटाफट से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दो. वेरी गुड. यहाँ पे आंसर आया है 160. 160 इज इक्वल टू 65 माइनस 63 यानी कि 2x यानी कि x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 2 यानी कि x इज इक्वल टू 80. समझ में आया? अभी यहाँ पे उनकी जो सैलरी है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. 3x है वन पर्सन की यानी कि 3 इंटू 80 यानी कि 240 और दूसरे की है 5x यानी कि 5 इंटू 80 यानी कि 400 रुपीज. समझ में आया? दिस इज द आंसर. एक बार देख लेते हैं. यस, परफेक्ट आंसर है. समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो. एक बार लिख लो. 1 मिनट का वक्त दे रहे हो, फटाफट से लिख लो. फ्रेंड्स अभी हम स्पीड अप करेंगे, फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इंग्लिश ट्यूशन 10 आपको घर पे करना है. मैं तो बोलती हूँ अगर आप ये सेशन के बाद नहीं कर पाओ तो और एक नेक्स्ट सेशन जाने दो. ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल रेशियो प्रपोजन के कंप्लीट हो जाएंगे. फिर उसके बाद आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो बहुत इजी रहेगा. और अगर टाइम रहता है तो मैं आपको ऊपर ऊपर से फटाफट से यहाँ पे चालू लाइव सेशन में ही गो थ्रू करवा दूंगी. आपको करने घर पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? इलस्ट्रेशन इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, लास्ट में रखी हूँ क्योंकि उसमें पूरा सॉल्यूशन दिया है कि वो आप घर पे कर सको, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए. सॉल्यूशन देखो, कुछ डाउट है तो कि नहीं आप कुछ कर पा रहे हो खुद से. तो इसीलिए इलस्ट्रेशन मैं नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है? नहीं करवा रही हूँ. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जरूरी है क्योंकि वो उसमें अलग अलग टाइप की क्वेश्चन है और आपको वैसे डायरेक्टली नहीं आएंगे. ठीक है? क्वेश्चन देख लेते हैं. 8 है, 9 है, उसमें 2 है, फिर 10 है, 11 12. 12 क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे. एंड फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, वो भी कर लेंगे. ऑलमोस्ट नेक्स्ट सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रैक्टिकल, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ. एमसीक्यू भी हो जाएंगे. ठीक है? आ जाएगा तो फिर बहुत ही स्पीड आ जाएगी, आप खुद अपने आप करने लगोगे. और देखा यहाँ पे, देखो एमसीक्यू 10 है, फिर एमसीक्यू फिर फिल इन द ब्लैंक में उन्होंने 11 नंबर डाला है. ठीक है? तो ये सारा तो ऑटोमेटिक काउंट हो रहा है. फिर देखो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में 21 स्टार्ट है. तो ये सब कुछ तो बहुत इजी. मैक्सिमम 2 हमारे सेशन होंगे, उसमें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली.
मॉड्यूल में आप देख रहे हो ना मेरे साथ साथ? यस, आपको तो वो पेज ही दिखाई देगा, वो प्रैक्टिकल 2 वाला, बट आप अपने पास जो मॉड्यूल है उसमें देखना। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिकल पे, ठीक है? लिख लिया ना आपने ये सब, सेकंड आंसर है ना? यस, वेरी गुड। थर्ड प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, पढ़ लो आप, देखो क्या कहना चाहता है। What must be subtracted from each of the number, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिया है 17, 25, 31, 47, कुछ तो उसमें से डिडक्ट हुआ है चारों में से, जिससे ये चारों नंबर है दैट द रिमाइंडर मे बी इन प्रपोर्शन। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखोगे, अगर फर्स्ट टाइम भी देखते ना तो भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ये चार नंबर है 17, 25, 31 एंड 47, ये चारों नंबर है, वो चारों वो चारों प्रोपोर्शन में है, ये भी लिख दिया है। कब? जब उसमें से कुछ आप माइनस करोगे, चारों में से कुछ ऐसी चीज सेम है जो माइनस हो रही है, तब ये चारों इक्वेशन में यानी कि प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एक्स फाइंड करना है, कुछ ऐसा है जो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी टर्म्स, ऐसा लिखा है देखो क्वेश्चन में, कि चारों नंबर में से सो दैट द रिमेनर मे बी इन प्रपोजन, यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी कि सब्सट्रैक्ट कुछ है सेम जिसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, देखा, यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया 17 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स, 41 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू इसीलिए लिखा कि ये चारों नंबर में से कुछ एक्स सब्सट्रैक्ट किया तो ये चारों नंबर प्रपोजन में है। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं, 17 माइनस एक्स इंटू 47 माइनस इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स। कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, 17 इंटू 47 क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करो, 799 माइनस 47x, समझ में आया? ध्यान से देख लो, फिर है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गए, मल्टीप्लिकेशन में आया तो समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आया? पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसको इसके साथ, क्योंकि इसके साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, गॉट इट। अब है 31 इंटू 25, 775 माइनस 25x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया? अभी 799 इधर, 775 इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उठ गया फ्रेंड, क्योंकि अगर इसको लाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो भी वो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दोनों को उड़ा दिया, ठीक है। फिर माइनस 25x, ये 47 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 47, 799 माइनस 775 क्या आएगा, 24, 47 में से 25 गया तो क्या आएगा,
सॉरी, यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन फ्रेंड्स जल्दबाजी में सही है वैसे, बट एक चीज रह गई, आपने भी मुझे बोला नहीं, मुझे समझ में आ गया। 17 - 47, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो फ्रेंड्स। 47 × 17, 799, समझ में आ गया। फिर x को इन दोनों के 17 को अभी इनको साथ, यानी कि 17x, ये पूरा स्किप हो गया था फ्रेंड्स, आपने भी याद नहीं करवाया जल्दबाजी में। 17 - x, अच्छा समझ में आ गया था आपको, वेरी गुड। 17x हो गया। फिर 47 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उन दोनों को समझ में आया, तो 47 माइनस x इंटू एक्स, यानी कि प्लस x² हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। फिर एज इट इज 31 का 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 775 आ जाएगा। एज इट इज एक ही चीज मिस हो गया था 31 का x के साथ, यानी कि -31x, और 25 -25x, और x प्लस x² हो जाएगी, -x, समझ में आ गया? यस, इजी था। x² उड़ गया। 799 माइनस 775, ठीक है, और x की पूरी वैल्यू यहाँ पे ला देते हैं, 31x -25x, ये माइनस को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 17x, और 47 भी प्लस हो जाएगा। पूरा इक्वेशन सॉल्व करो फटाफट। ये तो 24 एज इट इज आपको पता है, और ये सॉल्व करके बताओ मुझे। माइनस है 31, ठीक है, और ये भी माइनस में है, भूल मत जाना। समझ में आया? मेरा आंसर तो 8x आ रहा है, आपका आ रहा है 8, इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा x, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ s = 3 इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, मॉड्यूल के साथ मैच है। समझ में आया? यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला रह गया था, ये 25 17x, जल्दी में समझ में आ गया? आंसर सबका आ गया 3। अभी हम क्रॉस वेरीफाई करके भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखो आपकी तसल्ली के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैम सही समझा रही है। चारों x को चारों में से डिवाइड करो, कुछ ऐसी चीज को चारों टर्म में से माइनस करोगे तो ये चार टर्म्स प्रपोर्शन में आ जाएगी, यानी कि 17 - 3, 25 - 3, 31 - 3, 47 - 3। 17 में से 3 गए, क्या आए? 14, 22। 31 - 3 क्या आएगा? 28। 47 - 3, यानी कि 44। अभी देख लेते हैं सिंपलेस्ट वे में, 2 से कट किया 7 और 11, और इधर 2 से कट किया 22, अभी 2 से कट होगा 7 11। समझ में आ गया? यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 11, यहाँ पे 11, यानी कि रेशियो बन गया 7/11 = 7/11, दोनों प्रपोजन में है। समझ में आ गया? दोनों सेम है। गॉट इट? लिखना चाहते हो लिख लो एक बार फटाफट से नोटबुक में। दिस इज द आंसर 3। ये रेड वाला मत लिखना फ्रेंड्स, ये वाला, ये जस्ट मैंने आपकी तसल्ली के लिए लिखा है, ठीक है। ये पूरा ये लिख दो। समझ में आ गया ना? धीरे धीरे पूरी चीज समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स? अलग अलग टाइप के इक्वेशन है, तो सभी इक्वेशन आपको नए लगेंगे, बट अगर ये एक्सरसाइज एक बार कर ली तो फिर सारे इक्वेशन इजी लगेंगे, ठीक है।
लिख लो। लिख लो, कमेंट कर लेना। हो गया, ठीक है, थैंक यू फॉर रिप्लाई। अभी फोर्थ क्वेश्चन अभी करना है कि नेक्स्ट नेक्स्ट में करते हैं? करना है कि नहीं करना है? फोर्थ वाला अभी देख लेते हैं कि नहीं करना है? आप बोलो तो कर लेते हैं अभी, ना बोलो तो नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। रिप्लाई करो। फोर्थ क्वेश्चन करना है कि नहीं, फटाफट से आंसर दो। अभी बहुत टाइम लगेगा तो मुझे लगेगा कि ठीक है, कर लेते हैं, आंसर आ गया। ठीक है, चलो कर लेते हैं। अभी आपने बोला तो फोर्थ देख लो क्या लिखा है। मॉड्यूल में से मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ो। इफ x डिवाइड बाय b प्लस सी is equal to y divided by c plus a is equal to z divided by a plus b, so that b minus cx plus c minus ay then a minus bz is equal to 0। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें प्रूव करना है कि यार ये चीज दी है तो ये होगा, तो उसका जो इक्वेशन है उसका आंसर आएगा 0। तो हमें प्रूव करना है कि ये 0 कैसे आएगा। ध्यान दो, इजी है वैसे। क्या दिया है, x डिवाइड बाय b प्लस सी, फाइव डिवाइड बाय c प्लस a, z डिवाइड बाय
ए प्लस बी। ठीक है, तो दिया है कि b माइनस सी एक्स सी माइनस ए वाई ए माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो। कुछ कुछ डैश 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 समथिंग दिया है फॉर्मूला, उसका मतलब है जीरो। अब ये हमें ध्यान से देखना है कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स बी ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी का जिक्र हो रहा है, और जो प्रूव करना है उसमें भी एक्स वाई जेड ए बी सी का जिक्र किया है, कुछ नया इसमें नहीं है। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ढूंढ लेना है, यहाँ पे के यहाँ पे एज्यूम कर लेना है। अभी मैंने आपको बोला ये हमारा स्टैंडर्ड रूल है, जब भी ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूला दे और हमें इक्वेशन प्रूव करना होगा तो तब तब हम हर एक वैल्यू को के से एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये सारे इक्वेशन को हमने इज इक्वल टू के एज्यूम कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जितना भी हो सकते अपना दिमाग दौड़ाएंगे। एक्स डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू के हुआ ना फ्रेंड्स। इससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ से x की, यहाँ से y की और यहाँ से z की वैल्यू मिलेगी, जब हमने ये तीनों इक्वेशन को k से एज्यूम किया। समझ में आया, k को जस्ट ऐसे ही हमें लेना है एजम्पशन के लिए, बाद में उसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो अपने आप चला जाएगा, आप देखना। यहाँ पे x इज इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी, समझ में आया, x की वैल्यू मिली। फिर y की वैल्यू हमें ढूंढनी है, y c प्लस ए इज इक्वल टू के, इधर चला जाएगा पूरा फॉर्मूला, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कि c प्लस ए, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें z की वैल्यू ढूंढना है। जब जब आप फ्रेंड्स आप सॉल्व करोगे ना, आपको लगता होगा कि यार ये कैसे मैम को पता चल गया, मुझे नहीं है। बट फ्रेंड्स ये जब पहली पहली बार आप कर रहे हो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपको लगेगा यहाँ पे ये ढूंढना है, ये फाइंड करना है, ये एज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी z इज इक्वल टू की प्लस की इंटू ई प्लस बी, जेड की वैल्यू आ गई, समझ में आया। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अभी सिंपली क्या करना है, जो इक्वेशन है, कलर चेंज कर दी ताकि आपको मजा आए। क्या है इक्वेशन, फटाफट से बोलो, क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है। b माइनस सी इंटू एक्स, सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो दिखने में लगता है बट हम सॉल्व नहीं कर पाते, बट अब एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई तो सिंपली हमें ये तीनों की वैल्यू इसमें पुट डाउन करनी है ये फॉर्मूला में, और सिंपली हमें प्रूव करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है जैसे आगे के सम में हमने किया, और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, कि बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए, वाई की वैल्यू के इंटू सी प्लस ए, जेड की वैल्यू क्या है, के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अभी मुझे आपको एक चीज पूछनी है, यस एग्जैक्टली श्रुति परफेक्ट। सिंपली एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू की है और फिर उसको हमें सिंपली वैल्यू डालना है, एग्जैक्टली फिर फॉर्मूला
सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला सॉल्व करना है और जीरो हमें प्रूव करना है। परफेक्ट श्रुति, बट अभी मुझे एक चीज आपको ढूंढनी है। देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे की है, यहाँ पे की है, यानी कि के को हम यहाँ पे कॉमन रखेंगे, ठीक है, कॉमन में निकाल दिया, यहाँ पे की है तीनों में, ठीक है, के को हमने कॉमन रखा। फिर यहाँ पे देखो बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी। कुछ याद आ रहा है मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला? ए माइनस बी ए प्लस बी, किसी को कुछ याद आ रहा है कोई फॉर्मूला मैथमेटिक्स का? मुझे याद आ रहा है। यस, आपने स्टैंडर्ड में आगे 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है ना, तब उसका आंसर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, और वाइस वर्सा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद है ना? यस, आपने पढ़ा होगा बट रिमाइंड नहीं होगा, बट अभी आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली अब देखो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बी माइनस सी बी प्लस सी, तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, समझ में आया? यस, फिर यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है प्लस, फिर यहाँ पे एज इट इज सी माइनस सी, यहाँ पे ए है ना, यस, सी माइनस सी प्लस डी, तो सिंपली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये प्लस का फॉर्मूला, और एज इट इज ए माइनस बी प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और के तो हमने कॉमन में निकाल दिया, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर उड़ गया, सी स्क्वायर माइनस प्लस चला गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चला गया, यानी कि के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। प्रूव हो गया ना? समझ में आया? बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई और ए माइनस बी जेड इज इक्वल टू जीरो, प्रूव हो गया। समझ में आया? ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स का यूज करना है। समझ में आया? बहुत इजी था। लिख लो अपनी नोटबुक में, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। लिख लो एक बार। है ना? आपके वहां बारिश कैसी है? बहुत है? यहाँ पे तो बहुत ही बारिश है, और वैसे फोरकास्ट भी किया था कि 5 to 6 days बहुत ही बारिश आएगी। अभी हमारे बारिश चालू हुई है। टेंशन मत लेना फ्रेंड्स, पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर भी करेंगे, एमटीपी सॉल्व, आरटीपी सॉल्व होगी, और मॉड्यूल में से तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मॉड्यूल में से तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएगी, फिर वो एक्सरसाइज के हो या फिर इलिस्ट्रेशन के हो, ठीक है। सो टेंशन फ्री रहना। होप सो बहुत ही मजा आएगा, कल ऐसे ही टाइम पे मिलेंगे, या फिर अगर टाइम चेंज होगा तो प्रतीक सर आपको बोल देंगे, ठीक है। बट एवरी डे अब हमारा लेक्चर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर दोबारा रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। फिर मैं आपकी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी लूंगी, देखेंगे कौन पहले आता है, ठीक है, किसको कितना याद रहता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी एक्टिविटीज होगी,
होप सो ये चारे प्रैक्टिकल आपको समझ में आए। एक बार देख लेना, इलेस्ट्रेशन नहीं देखना है तो मत देखना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट सेशन में, और मे बी उसके बाद वाले 2 सेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स एंड सारे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड फिर उसके बाद आपको करना है तो उसके बाद करना। यहाँ पे एक बार श्योरली मैं आपको ऊपर ऊपर से गो थ्रू करवा दूंगी अगर किसी को डाउट हुआ तो। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन भी मैं एक बार करवा दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो मैसेज कमेंट कर देना। ठीक है, देन बाय बाय, सी यू सून। कल मिलेंगे। आप लोगों से मिलके बहुत ही मजा आया मुझे।